तो मार्केट्स एंड नून में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालराज। बाजार के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम पॉजिटिव साइड का बनता हुआ दिख रहा है। एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं आज मार्केट ट्रेड कैसे कर रहा है, क्योंकि इस शो में आपके लिए बहुत कुछ है। तो पूरा कॉन्क्लेव, मिनिस्टर कॉन्क्लेव खत्म हुआ, उसका सार होगा वित्त मंत्री ने क्या बोला है जीएसटी रियल एस्टेट को लेकर, ये भी अभी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जरा जल्दी से पहले बाजार देखिए। आज मार्केट के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ है, कुल मिला के 10,000 को वापस होल्ड कर रहा है। कल इसी लेवल को हमने ब्रेक किया था, एक बार आज दिन में भी ब्रेक किया है ओपनिंग में ही, लेकिन फिर से रीगेन कर लिया। सेंसेक्स भी करीब 129 अंकों की बढ़त के साथ इस समय करीब 31,900 के आसपास आकर ट्रेड कर रहा है। जल्दी से ऐसे शेयर्स देखिए जिन्होंने अभी अभी गेन दिया, अभी अभी मोमेंटम में आए हैं। उसमें कोल्टे पाटिल 2% ऊपर, बीएल, जीएमआर इंफ्रा, दीपक फर्टिलाइजर। आप फर्टिलाइजर शेयर्स को जरूर नोटिस कीजिएगा, हमने पिछले 2-3 दिन से आपके सामने ये बात रख भी रहे हैं। इसके अलावा जो शेयर्स चले हैं आपके सामने वो भी हैं, उसमें इंडो काउंट, जेबीएफ, बिरला कॉर्पोरेशन और जैकॉप, ये कुछ एक शेयर्स के अंदर कईयों में तो निचले स्तरों से पुल बैक देखने को मिल रहा है और कईयों में जो स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी और बढ़ गई है। तो ये बाजार के अंदर अब तक की पूरी चाल हमने बनती हुई देखी है। और मार्केट में कुछ एफएमसीजी शेयर्स, पर्टिकुलरली एफएमसीजी शेयर आज का प्ले है। ब्रिटानिया, आपको हमने सुबह सुबह बताया था कि डिलीवरी वाला शेयर है, चलेगा जरूर। किरण ने भी रिकमेंडेशन दी थी। एचयूएल, डाबर, कोलगेट, ये शेयर आज एफएमसीजी प्ले के अंदर हमको बढ़ते दिख रहे हैं। तो बाजार के अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन इस बाजार की जो नींव रखी है वो बार बार जीएसटी पर आके रुक रही है। वित्त मंत्री भारत में नहीं है, वो अमेरिका में है। लेकिन अमेरिका में भी जीएसटी की बात हुई। उन्होंने जीएसटी को लेकर विदेशी संस्थागत निवेशकों से, अमेरिकन से क्या बात रखी, जरा पहले आप उनको सुनिए। None of those taxes have been now merged into the GST, and there are 23 cesses over and above the 17, so 40 in all, which have been merged into one tax. We had a total of about 8 million people who were registered under these different taxes. So again, out of 1.25 billion, we had 8 million, 80 lakhs, who were paying the business taxes itself. We had 7.2 million out of them migrate to the GST. We've added another 2.5 plus million new people who've been added because it's a more efficient system. 72 लाख लोग अब तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं जीएसटी में। वित्त मंत्री ने अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज के अंदर यह बयान दिया है। वित्त मंत्री ने सिर्फ जीएसटी की उपलब्धियां नहीं गिनवा रहे हैं, बल्कि वित्त मंत्री तो यह भी कह रहे हैं कि हमारी जब अगली बैठक होगी उसमें रियल एस्टेट को लेकर हम कुछ और फैसले ले सकते हैं। वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट को जीएसटी से कैसे कनेक्ट किया, जरा पहले आप वो सुनिए। In fact, in the next meeting itself, we are addressing one of the problem areas, or at least discussing it, because some of the states want, there are two views, and therefore by discussion we'll try to reach one view, that one sector in India where the maximum amount of evasion and cash generation takes place, which is still outside the GST, could be brought within the GST itself, and that is real estate. Because some of the states have been pressing for it, and I personally do believe that there is a strong case for bringing real estate into the GST. The consumers would stand to benefit hugely, and the consumers would stand to benefit hugely because all tax paid on cement, steel, sanitary fittings, building material, electrical fittings, all that interim tax would eventually be deducted in the final tax to be paid, and therefore final tax to be paid if the whole real estate in the GST would almost be negligible. And therefore that goes into the consumer interest, but it will probably shift the character of the industry into a more tax-based industry rather than an evading industry itself. तो सरकार भी मानती है रियल एस्टेट को लेकर भी काम बहुत कुछ करना बाकी है, इसलिए ये सेक्टर वित्त मंत्री के रडार पर भी है और जीएसटी से कनेक्शन वो बांध रहे हैं। तो आप सतर्क रहें, ना केवल जीएसटी को लेकर अब कुछ बातें निकल के आ रही हैं, बल्कि कहां पे क्या हो सकता है ये भी वित्त मंत्री आपको बता रहे हैं। अब आगे बात करते हैं मिनिस्टर कॉन्क्लेव की। कल नितिन गडकरी, खैर पूरा कैबिनेट के आधे से ज्यादा मंत्री इस मिनिस्टर कॉन्क्लेव में थे। कल जो जी बिजनेस ने कंडक्ट किया था और उसमें अधिकारी भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, लेकिन नितिन गडकरी ने एक बात रखी। एक मुद्दा चल रहा है यशवंत सिन्हा को लेकर, बहुत ट्रोल भी हुआ,
ट्रेंडिंग भी है और इसमें यह पता करा गया कि यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि उनको समय नहीं दिया गया। लेकिन नितिन गडकरी ने कल हमने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा समय की तो कोई बात ही नहीं थी, पार्टी में मुद्दा रखा जाता तो सुनवाई जरूर होती। सुनिए नितिन गडकरी ने कल मिनिस्टर कॉन्क्लेव में क्या बोला। यशवंत सिन्हा जी से भी बात की थी, उन्होंने एक अपना अग्रलेख लिखा और उसमें उन्होंने जो कुछ बातें कही। अब घर के ही लोग जब ऐसा बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए भी थोड़ी सिचुएशन डिफेंसिव हो जाती है। और जो सुधीर जी ने पूछा पहले सवाल में कि क्या सरकार कुछ दबाव में है जो इस तरह के नॉइसेज आए हैं उसके बाद? देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष बना तो मेरी एक स्ट्रेंथ थी कि मैं डिसीजन लेने के लिए नोन था। जो मुंबई में मुझे पता कितना फास्ट डिसीजन लेता है, तो जब मैं अध्यक्ष बना तो मैं भी समझ रहा था कि द्रौपदी मेरे से कई गुना सुखी थी क्योंकि मुझे निर्णय करते समय सबको एक इसमें लाते समय कसरत करनी पड़ती थी। तो क्या है कि पार्टी में वॉइसेस हर समय बोलते हैं, चलते हैं। हमारे लोग मीडिया में भी बोलते हैं, कभी कभी नहीं बोलना चाहिए तो भी बोलते हैं। और आप लोग भी ऐसे है कि हमारे पीछे लग जाते हैं दंडू का। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे कि दंडू का दिखा कि तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, तो उसके कारण फिर आप दिन भर चलाते हैं उसको। तो वैसे यशवंत सिन्हा जी विद्वान है, अनुभवी है। जो बोला वो भी मुझे लगता है कि उनका कहने का अधिकार है। तो अगर वो पहले प्रधानमंत्री को मिलकर और अमित शाह को मिलकर या सुषमा जी है, अरुण जी है, मुझे वो हम सब उनका आदर करते हैं, हमको मिलकर अगर वो कहते कि मुझे आज की स्थिति में ऐसे लोग हमको मिलते हैं। सर उन्होंने ये कहा कि उन्हें वक्त नहीं दिया गया, उन्होंने ये बात कही थी, क्योंकि हमने भी यही पूछा था कि आप पहले मिलकर तो उनके विचार तो मीडिया से ही केवल देखे, उसके पहले तो किसी के साथ उनकी बातचीत नहीं हुई। क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ हम हर कैबिनेट के बाद हम 4 मंत्री बैठते हैं और केवल कोई एजेंडा ऐसी चर्चा होती है। तो मैंने पूछा कि कोई उनका पत्र आया क्या, कोई चर्चा हुई क्या, तब जानकारी मिली उनकी किसी से चर्चा नहीं हुई। इसलिए वो जो बोले वो तो कोई अड़चन नहीं, क्योंकि हमारी गलतियां निकालने का उनका अधिकार है, वो सीनियर लीडर है और वो कहे तो हम उसको विचार भी करने चाहिए, उतना उनसे गंभीरता से हमने भी लेना चाहिए। पर उनकी बातें हमको मीडिया से ही पता चली। अगर वो पहले कहते तो उसके सुझाव पर लेकर भी हम कुछ ना कुछ जरूर कर रहे हैं। और अभी भी जो बातें उनके कही है और कुछ बाकी भी लोगों ने कही है, तो प्रधानमंत्री जी का मैं कहना और मेरा भी कहना, देखो, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी। मेरा ऑफिस मुझे रोज यही बताता है कि तुम्हारे जैसा काम करने वाला मंत्री कोई नहीं। ऐसा मेरे आजू बाजू के लोग जो हैं यही बताते हैं। पर मैं क्या गलती कर रहा हूँ ये बताने वाला बहुत कम लोग हैं जी। तो इसलिए अगर वो आकर हमको कहते हैं कि भाई ये कमियां मुझे लगती है, तो मुझे लगता है हम उनसे कभी भी गंभीरता से ही लेते हैं। तो नितिन गडकरी ने कल सफाई तो दी कि अगर पार्टी के सामने वो बात रखते, अपनी बात अगर हमको सबसे पहले बताते तो शायद कोई ना कोई समाधान, सुझाव निकल के आ सकता था। लेकिन उनको मीडिया के जरिए पता लगा। अच्छा, मीडिया कहाँ? मीडिया है जी बिजनेस। जी बिजनेस पे ठीक सिर्फ 12 दिन पहले ही पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा हमारे साथ जुड़े थे। जी बिजनेस के एडिटर मिहिर ने उनसे बात की थी और उनसे यही सवाल पूछे थे कि आप जो बात रख रहे हैं आपने प्रधानमंत्री से सामने क्यों नहीं रखी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये मामला कहां से शुरू हुआ था, जरा वो भी सुनिए। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कब बात की थी आपसे? क्या उन्होंने कभी मौजूदा जो स्थिति है, खासकर इतना विवाद हुआ डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, बार बार ग्रोथ की बात उठी, रोजगार की बात उठी, अब ये एक नेशनल डिबेट बन चुका है और आज दुनिया भर की नजरें हम पर हैं, क्योंकि भारत आज एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है कि इसका स्लो डाउन पूरी दुनिया के लिए भी मैटर करता है। तो उन्होंने आपसे बात की, कभी कोई सलाह मशवरा किया इन रिसेंट मंथ्स, इन रिसेंट वीक्स? नहीं, मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि कोई सलाह मशवरा मेरे साथ नहीं हुआ। बल्कि मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं, मैंने कई लोगों को कहा है और ये बात सार्वजनिक हो गई है कि मैंने 1.5 साल पहले कश्मीर के मुद्दे पर रुचि लेना शुरू किया था और वहीं से मैंने प्रयास किया कि मैं कश्मीर के मसले पर प्रधानमंत्री जी से बात करूं। मैंने 3-4 बार उनके यहाँ फ़ोन करके समय मांगा। ये पिछले दिसंबर की बात है, आज 10 महीने गुजर गए और उन्होंने मुझे समय अभी तक नहीं दिया है। तो ये स्थिति रही प्रधानमंत्री जी की। दूसरा कि गृह मंत्री जी हैं राजनाथ सिंह जी, 6 हफ्ते 8 हफ्ते पहले
इसी मसले पर, कश्मीर के मसले पर मैं उनसे मिलना चाहता था। मैंने कई बार फ़ोन करके और फिर स्वयं उनसे बात करके कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ। आज 6-8 हफ्ते के बाद उनसे भी मुलाकात का समय नहीं मिला है। तो इसका क्या मैं अर्थ लगाऊं कि जब हमसे कोई बात करने को नहीं तैयार है, शायद उन लोगों को लगता है कि हम पर्सोना नॉन ग्राटा हैं, अगर हमसे बात करते हुए वो दिख जाएंगे तो उनका कैरेक्टर रोल खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? इसलिए प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है। मेरी जो पहल हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला है और मेरी कोई बातचीत इसके बारे में नहीं हुई है। तो यशवंत सिन्हा को भी आपने सुना है। मामला जितना आसान दिख रहा है, खैर उतना आसान लगता नहीं है। दोनों ही मंत्रियों को सुनते हुए, एक पूर्व वित्त मंत्री हैं और एक अभी के सबसे चुस्त काम करने वाले डिपार्टमेंट के मंत्री नितिन गडकरी हैं। तो उन दोनों के बयानों को सुना आपने और ये मसला जी बिजनेस आगे भी पड़ताल करके आपके हित की बात जरूर रखेगा। खैर ये बात तो थी, लेकिन कल जैसे हमने कहा ना कि 6:30 बजे से मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव जब शुरू हुआ तो जो भी अर्थव्यवस्था को लेकर, जीडीपी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, जीएसटी को लेकर जो सवाल थे लोगों के मन में, वो कल काफी हद तक शांत हुए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण बयान वहां से आए। 3 मंत्री और अधिकारी कि मैं आपके सामने बयान रख रहा हूं जो कि 5 बड़ी बड़ी बातों के तौर पर आपके सामने होंगे। पहले बात करते हैं हसमुख आडिया, क्योंकि ये पहले मेहमान थे जो हमारे डाइस पे पहुंचे थे और उन्होंने जो बात रखी, उन्होंने ये कहा कि जुलाई में जीएसटी कम किया गया है और रिटर्न भी थोड़े बेहतर होते हुए दिखे। उन्होंने कहा 6 महीने में ट्रेड साफ हो जाएगा कि आगे चल के ट्रेंड क्या रहने वाला है, लेकिन जीएसटी की कलेक्शन को लेके वो काफी तक संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट आने चाहिए लिस्ट में, ये बात उनकी बेहतर है। ये तो जी बिजनेस भी हमेशा से सवाल उठाता रहा है कि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ले आइए, ज्यादा लोगों के हित की बात होगी। 28% का जीएसटी के प्रोडक्ट्स की दरें और कम हो जानी चाहिए, ये तीसरी बात उन्होंने हमारे सामने रखी है कि और कुछ घटाई जा सकती है दरें। इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि ग्रोथ में गिरावट छोटी अवधि में है, चिंता की बात नहीं है, डरिएगा नहीं, 1 साल में हालात सुधर जाएंगे। ये 5वीं बात उन्होंने रखी और साथ ही साथ ये भी रखा कि 26 लाख नए टैक्स पेयर भी रजिस्टर्ड हुए हैं। तो ये 5 बड़ी बातें हसमुख आडिया की तरफ से रखी गई, जो कि रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं। उन्होंने मोटे तौर पर कल इस मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव में बात रखी। नितिन गडकरी जब वो आए तो जब वो बोल रहे थे तो हर 10 मिनट में तालियां बज रही थी, क्योंकि वो ऐसे पॉइंट्स रख रहे थे जो कि इस समय रोड मैप, सरकार की तस्वीर, कामकाज कैसे होगा उसको बताती है। उन्होंने ये सबसे पहले बात रखी कि 7% से ऊपर का ग्रोथ का उन्होंने भरोसा दिलाया, ये बात उन्होंने दोहराई और ये बड़ी वजह है कि आज बाजार के अंदर आप देखें इन सभी चीजों का असर दिख रहा है जो कल के मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव के अंदर बातें हुई हैं। उन्होंने कहा 2019 में आसानी से वो चुनाव जीत जाएंगे और उसको विपक्ष की हालत इस समय अभी भी खराब लग रही है। यशवंत सिन्हा उनके वरिष्ठ नेता, उन्होंने बात मानी, हमने आपको बाकायदा बाइट भी सुनवाई और उन्होंने कहा कि अपनी बात वो रख सकते हैं और अगर कुछ बेहतर तरीके से पहले रख देते तो इस पे और बात की जा सकती थी। यशवंत सिन्हा को पार्टी के भीतर ही रहना होगा, ये बात उन्होंने रखी और दिल्ली को लेकर एक बड़ा बयान दिया उन्होंने कि 1 साल के अंदर उसको वो जाम मुक्त करने वाले हैं। ये सबसे अहम बयान था जो आज काफी हद तक सुर्खियों में भी बना हुआ है। इसके अलावा अमिताभ कांत भी हमारे साथ थे, कल उन्होंने भी हमको ज्वाइन किया। हमने उनसे तो बहुत सारे सवाल पूछे, हमने खासकर सरकारी नीतियों को लेकर, बैंकिंग सेक्टर को लेकर हमने कई सवाल उनसे पूछे। उन्होंने कहा कि जीएसटी से थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन सरकार के रिफॉर्म्स नहीं रुकने वाले, सरकार के रिफॉर्म्स आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ा काम मुश्किल है लेकिन वो काम आगे करते रहेंगे। पीएसयूज बैंक में पूंजी डालना उनकी प्राथमिकता है, वो चाहते हैं कि कंसोलिडेशन और रिकैपिटलाइजेशन बैंकों का होना चाहिए और उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 3 साल में निजी निवेश नहीं बढ़ा, ये उनके लिए थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन सरकार इसको फोकस कर रही है और इसको जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा देगी। 34 पीएसयूज के विनिवेश की भी सिफारिश उन्होंने की जो सरकार के एजेंडे में है। ये बात कल मिनिस्टर कॉन्क्लेव में निकल के आई, इसलिए आपके पास भी वो लिस्ट होनी चाहिए, वो सारी की सारी विनिवेश वाली कंपनियां जो सरकार के समय रडार में है। हाईवे, सड़क और एयरपोर्ट्स, इस पे सरकार का ज्यादा फोकस होगा और इस पर सरकार निजी हाथों को देना चाहती है, इसलिए इसमें ग्रोथ तेजी से हो सकती है। तो ये बातें कल मिनिस्ट्रियल कॉन्क्लेव से निकल के आई हैं। तो जीएसटी से जुड़ा हुआ आपने कुछ पॉइंट्स देखे, आपने ये भी देखा कि इस समय मिनिस्टर्स ने क्या बोला, आपने ये भी समझा कि अब अधिकारी और मिनिस्टर्स समय क्या बात रख रहे हैं, मार्केट्स में उसका सबका असर पड़ रहा है, लेकिन बाजार अपनी चाल भी चल रहा है क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन भी है। इस फेस्टिवल सीजन के लिए हमने कई मैनेजमेंट से लगातार संपर्क में है, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार स्थिति क्या है, यथास्थिति क्या है। इसलिए कामत होटल्स की मैनेजमेंट थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाली है, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस समय होटल इंडस्ट्रीज का व्यू क्या है,
कामत होटल की मैनेजमेंट की तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं। मिस्टर विट्ठल भाई कामत हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर पहले तो शुक्रिया जी बिजनेस को समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आपके ना शेयर प्राइजेस को मैं देख रहा था, पिछले 2-3 महीने में आपका जो शेयर का भाव है वो करीब 2 गुना हो गया। सर आपने बड़ी मेहनत तो की होगी, निवेशकों का आपने ट्रस्ट जीता, इसलिए निवेशकों ने पैसा लगाया और उनको अच्छा रिटर्न भी मिला। मैं ये जानना चाहता हूँ इस समय की सिचुएशन क्या है? आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है सब चीज़ों को इंटीग्रेट करने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को ठीक करने के लिए, इंडस्ट्री को ठीक रखने के लिए, या फिर ये इकोनॉमी का प्रोसेस है जो आपके हक में आके खड़ा हुआ है, आपके फेवर में है? सर ऐसा है कि इंडस्ट्री जो है वो हमेशा अप एंड डाउन चलती रहती है। ओके। गवर्नमेंट को जो अपने जे बहुत लिया हुआ है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ये जो है ये ठीक से होना और सही होना जरूरी है। सबसे पहली बात यह है कि गवर्नमेंट को हमेशा लोगों के हित में करना है और गवर्नमेंट के देश के हित में करना है। यदि देश के हित में करना है तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको टैक्स परसेंटेज नहीं बढ़ाना चाहिए, टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। और जो रेवेन्यू जो है वो यदि ये 28% जो टैक्स लगा है उससे 12% करते तो इनका रेवेन्यू 2 टाइम्स आ जाता था। क्यों? अभी इस 28% पे बिजनेस बाहर जा रहा है, तो मैरिज, शादी, कन्वेंशन सब माइस डेस्टिनेशन इंडिया के बाहर चला जाता है क्योंकि 28% टैक्स उनको पोसाता नहीं है। दूसरी नए बढ़िया होटल आने के बंद हो जाएंगे, आइकॉनिक होटल। गवर्नमेंट का काम ये नहीं आप कितने पैसे लो, टैक्स रिफॉर्म सब जगह एक होना चाहिए। जो होटल 2000 रुपया लेता है वो भी 12% टैक्स दे, लेकिन कोई बढ़िया होटल है और वो 20,000 रुपया लेता है तो गवर्नमेंट को 2,400 आएंगे और यहाँ 200 रुपया आएगा। तो गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए कि अपनी कला से वो ज्यादा ले रहा है, लेकिन टैक्स 12% ही होगा। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है सर। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, आप सही कह रहे हैं कि ठीक है, इतना ज्यादा हो जाएगा। हमेशा ये जो इसने जो बनाया है उन्होंने ये सोचा नहीं है। देखिए ऐसा है, मेरे माँ बाप को यदि मेरे को कहीं भेजना हो तो मैं 5 स्टार में रखूंगा, मुझे जाना है तो मैं ऑर्डिनरी में रहूंगा, मेरा बेटा धर्मशाला में रह सकता है। तो इसके लिए ये जो आइडिया है कि नहीं कंफर्ट ज्यादा इसलिए टैक्स ज्यादा, ये नहीं होना चाहिए। असल में जब आप कंफर्ट ज्यादा देते हैं, थिएटर में भी आप जाते हैं तो एक टैक्स होता है, आगे की सीट हो या पीछे की सीट हो, टैक्स तो एक ही होता है, लेकिन रेट में फर्क होता है। आपकी आगे की सीट सस्ती होगी, पीछे की 400 रुपए की होगी तो आगे की 100 रुपए की होगी, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्स होगा तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये बेसिक प्रिंसिपल इनको अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सर, ये सुझाव भी है और आपका एक्सपीरियंस हमको बता रहा है, ये बात आप बिल्कुल एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। 80 साल से यही कर रहे हैं, 3 जनरेशन इस इंडस्ट्री में हमारी है और यदि ऐसा चला तो लगता है कि इंडस्ट्री में नहीं रहना चाहिए। नहीं सर, आप तो एक बड़े होटल्स को चला रहे हैं, इंडस्ट्री में आप रहिए, आपके ही बदौलत काफी हद तक इंडस्ट्री को दम भरा हुआ है। अच्छा सर, मैं कुछ ना बिजनेस की बात करना चाहता आपसे। पहला बात तो ये है कि इस समय डेट की सिचुएशंस क्या है सर बुक्स में? आजकल ना लोग डेट को बड़ा पूछ रहे हैं, ग्रोथ को कम पूछते हैं, डेट को ज्यादा पूछते हैं। तो सर ये बताएंगे सिचुएशन क्या है? अभी सिचुएशन ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमारी इंडस्ट्री जो है इसको डिक्लेयर कर दिया था इंडस्ट्री। जब आप डिक्लेयर इंडस्ट्री करते हो तो इंडस्ट्री को 15 साल रीपेमेंट का समय मिलता है, लेकिन आज तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंटर को और रिजर्व बैंक को यह बताया नहीं है कि हमने इस इंडस्ट्री को डिक्लेयर किया है तो उससे जो रीपेमेंट है वो 7 साल में देना पड़ेगा। यदि आप एक होटल बांधते हैं या बनाते हैं तो 3 साल तो होटल बनाने में लगते हैं और 4 साल आप रीपेमेंट कर ही नहीं सकते हैं। तो ये जो है जिसको इन्होंने पहले के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, आज तक उसका इंप्लीमेंटेशन, इसीलिए होटल इंडस्ट्री महाराष्ट्र में और इंडिया में, महाराष्ट्र में इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्टेट का सब्जेक्ट है, बट स्टेट ने अभी तक नहीं दिया है। गवर्नमेंट को 15 साल इस इंडस्ट्री को देना जरूरी है क्योंकि ये इंडस्ट्री है। तो ये अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा हुआ आपने ये इश्यू बताया। इस माध्यम से कम गवर्नमेंट में या डिपार्टमेंट में पता चलेगा कि भाई ये ज्वलंत इश्यू है। अच्छा सर, इस बार के आगे का नंबर्स का ट्रेंड क्या रहने वाला है? आप कितनी ग्रोथ दिखा सकते हैं? वेरी गुड, ऐसा है ग्रोथ तो होगी ही, क्योंकि ऐसा है
क्योंकि हम लोग पहले जो इंटरेस्ट भरते थे उसको हमने कम कर दिया है। ऐसे है, पहले शुरू में जब बिजनेस आप करते हैं तो बैंक आपके साथ में पार्टनर होती है, क्योंकि आप बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक का जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ते जाता है। उसके बाद आप उसको बैंक का रिपेमेंट करते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से हमने पोजीशन पहले से बहुत अच्छी करी है और आगे भी अच्छी होगी। और नए फंडा जो लगाते हैं, एक तो जो 500 मीटर का जो रूल आया था उसमें जो 40 साल से होटल चल रहा है उसको आप एक दिन में बंद करते हो, ये जो है ये आगे के लिए कर सकते हो कि आप 500 मीटर में इसके बाद नया लाइसेंस नहीं देंगे। जो आप 500 मीटर में चल रहा है उसको आप बंद करते हैं तो उससे बेकारी भी हो जाती है, लोगों के प्रोजेक्शन चेंज हो जाते हैं। लेकिन मेरे को पता नहीं है इंडिया में ही होता है और कहीं नहीं होता है ऐसा। वैसे ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज मैं जल्दी से आपसे थोड़ा जवाब चाहता था उसका, वो ये है कि इस समय एक्सपेंशन की योजना क्या है आपकी तरफ से, आपकी कंपनी की तरफ से? सर ऐसा है कि अभी हमको 20 साल ऑर्किड को पूरे हो गए, मेरे ये 3rd जनरेशन है, मुझे 51 साल होटल इंडस्ट्री में हो गए। अभी हम लोग जो है हमारा ग्रुप वी आर ऑपरेटिंग होटल्स। तो हम इन्वेस्टमेंट करने से भी जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम सही मुनाफा कमा के देते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम्स प्रोसीजर सब हमारे पास गए 40 साल से सेट हुए हैं। और नया आदमी जो है वो ये देखता है कि फॉरेन चेन से इंडियन चेन प्रॉफिट ज्यादा कमाती है। दूसरी बात, जो इंडिया वाले जो है वो कम खर्चा ज्यादा चर्चा, इस हिसाब से चलते हैं। तो इंडिया में प्रॉफिट करने के लिए आपको इंडियन स्टाइल से ही होटल चलाना पड़ता है। जो फॉरेन की कंपनी खाने वाली आती है उनको भी एक दिन समोसा और बटाटोड़ा बेचना ही पड़ेगा यदि इंडियंस को खाना खिलाना होगा तो। सर शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। कुछ और सवाल भी थे मेरे पास लेकिन थोड़े समय की कमी है, आपसे बात किसी दिन और बुरी जरूर होगी। शुक्रिया सर जी बिजनेस का समय देने के लिए। बेहतर बात की कि टैक्स के कलेक्शन को बढ़ाइए, ना कि टैक्स के रेट को बढ़ाइए। कामत होटल इस समय दिन के उच्चतम स्तरों पर 3% के गेन के साथ। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वादा बाजार में क्या हो रहा है ये आप जान पाएंगे।